Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I welcome you all in the online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the recitation of Holy Quran. In previous session, we have discussion on IEEE 9 bus stress system, and we discuss some basic power flow analysis, load flow study in this IEEE 9 bus test system scheme. And we also discuss the modification, that how we can modify this network by 3 ways, and those ways we already discussed in our previous sessions. So 3 तरीकों से हमने इसकी मॉडिफिकेशन करना सीख ली है। इस नेटवर्क में जो हमने आज डिस्कस किया है, कोई सवाल किसी के जहन में हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। और अगर कोई सवाल किसी के जहन में नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। तो सवाल पूछ लीजिए, कोई किसी के जहन में है अगर सवाल। तो हमने इस नेटवर्क को किस तरह पावर की फ्लो इसमें है, लोड फ्लो एनालिसिस, लोड फ्लो स्टडी हमने इसमें देखी है, और इनको 3 तरीके से जो मॉडिफिकेशन इसमें की जा सकती है वो भी हमने इसमें डिस्कस किया है। सिंगल बस सिस्टम, डबल बस सिस्टम के ज़रिए से वो सब चीज़ें हम इसमें देख चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं हमारे मज़ीद आगे के सेशन के हवाले से, जो कि डीसी सिस्टम के ओवरव्यू के हवाले से है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी सिस्टम प्रोटेक्शन स्कीम फ्रॉम जनरेशन टू यूटिलाइजेशन। अब हम ये जानते हैं कि डीसी सिस्टम जो हमारे होते हैं वो अपने आप में एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड लेवल की जनरेशन है जो कि यूटिलाइजेशन के एंड तक होती है। ये एक डिटेल कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे, और इसके दौरान अगर कोई सवाल आपके जहन में हो, यू मे आस्क और डिस्कस योर क्यूरीज ड्यूरिंग दिस सेशन। मुझे इंटरप्ट करके भी आप चीज़ें अपनी पूछ सकते हैं। सो इसे स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी जनरेशन। तो जनरेशन बाय सोलर सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है हमारी सोलर सिस्टम के ज़रिए से, वो इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हमने डिस्कस किया था अपने इससे पहले वाले सेशन के अंदर जो ऑनलाइन हमने डिस्कस किया है, उसमें ये बातें हमने डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है पावर जनरेशन सिस्टम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी 2 तरीक़ों से जनरेट होती है। मेनली देयर आर 2 थिंग्स। नंबर 1, कन्वेंशनल वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कन्वेंशनल वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है थर्मल पावर प्लांट्स के ज़रिए से, यानी रिसोर्सेज को जला के बिजली पैदा की जाती है। और एक तरीका इसमें है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, कि इलेक्ट्रिसिटी जो रिसोर्सेज को जला के पैदा की जाती है उनमें आपके थर्मल पावर प्लांट जो ड्राइव होते हैं उनमें आपकी रिसोर्सेज 3 तरह की होती हैं जिनको जला के बिजली पैदा की जाती है, बर्न आउट करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। नंबर 1 आपकी मीथेन गैस जो एसएसजीसी से आपको हासिल होती है, स्विस सॉदर्न गैस और नॉर्दर्न गैस की रिसोर्सेज से आपको मीथेन गैस हासिल होती है, उसको जला के बिजली पैदा करते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है आपकी, वो फर्नेस ऑयल को जला के भी पैदा होती है। और मज़ीद थर्मल पावर प्लांट आपके जो कोल होता है, कोयला, उससे जला के भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। जैसे हमारे पास कैनब यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के ऊपर भी काम हो रहा है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एटॉमिक रिएक्टर के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। ठीक। तीसरा तरीका हमारा आता है रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का। रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उनमें हमारी सोलर एरे है, ठीक है, सोलर है, विंड है, टाइडल है। टाइडल यानी समंदर की लहरों के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, और जो हमारी विंड है यानी हवा के ज़रिए से। अच्छा, विंड जनरेशन इसके बाद इसमें आएगी भी आगे ना, विंड जनरेशन इसमें आएगी आगे, बढ़ नहीं रही है भारत। तो विंड जनरेशन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसके अलावा टाइडल समंदर की लहरों के ज़रिए बिजली पैदा होती है। इसके अलावा जो
मज़ीद कन्वेंशनल तरीके हैं जो कि स्ट्रेन गेज के भी तरीके होते हैं, उनके ज़रिए से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, जो कि रिन्यूएबल तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी के ज़ुमरे में वो चीज़ें आती हैं। लेकिन सोलर इसमें एक एनॉर्मस तरीका है इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने का। सोलर के ज़रिए से सोलर फिर आपके एरेज होते हैं जो कि पॉली और मोनो सोलर पैनल्स आते हैं। इनको सोलर पैनल्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं मल्टीपल एक बंच के अंदर, तो वो सोलर पैनल से ड्रम बनती है सोलर एरे। तो ये पूरा एरे कहलाता है सोलर का। एरे मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स ऑफ सोलर टू मेक अ सिंगल सोलर एरे। तो ये आपकी सोलर एरे कहलाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो इससे पैदा होती है वो आपको वोल्टेज डीसी में हासिल होती है, डीसी वोल्ट के अंदर। अच्छा, मुख्तलिफ तरह के सोलर पैनल्स होते हैं जो आपको मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और एम्पेयर प्रोवाइड करते हैं। तो सोलर सिस्टम के ज़रिए से जो डीसी वोल्टेज हमें हासिल होते हैं वो पीक लेवल ऑफ सन इरेडियंस, सूरज की रोशनी को इरेडियंस कहा जाता है, जो इस पर स्ट्राइक होती है इलेक्ट्रिसिटी इससे पैदा होती है, तो सन इरेडियंस कहलाती है। और सन इरेडियंस से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है सोलर के ज़रिए से डीसी में, वो आपके 15 से 19 वोल्ट के दरमियान वोल्टेज आते हैं सोलर से जो पैदा होते हैं वोल्टेज। और एम्पेयर जो होते हैं वो 9 वोल्ट 9 एम्पेयर से 18 एम्पेयर के दरमियान प्रोड्यूस होते हैं। एरे की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी इससे पैदा हो जाती है, फिर उनको हम ये डीसी वोल्टेज की सूरत में लेते हैं। और यहाँ पे इस ब्लॉक डायग्राम में वो चीज़ बताई गई है कि आप अपने एमपीपीटी मॉड्यूल को प्रोवाइड करते हैं। एमपीपीटी स्टैंड फॉर क्या होता है, कोई बताएगा? एमपीपीटी क्या होता है? जी जनाब। हैरानी वाली बात है, किसी को भी एमपीपीटी का नहीं पता है। हाँ सर। एमपीपीटी का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि आपको सन की इरेडियंस से जो मैक्सिमम पावर हासिल हो रही है, एक ख़ास एंगल ऑफ प्लेसमेंट ऑफ सोलर पैनल को रखते हुए, उस मैक्सिमम पावर को जो आप सोलर पैनल से हासिल करते हैं वो आपकी एमपीपीटी कहलाती है। अच्छा, एमपीपीटी ऑफ मॉड्यूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है। वो ये जज करता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी या जो पावर आपकी हासिल हो रही है उसमें वोल्टेज और एम्पेयर का रेशियो कितना है, उससे पावर आपकी ड्राइव की जाती है। फर्दर मोर ये डीसी लेवल के जो वोल्टेज है वो इन होती है बैटरी के चार्जर के अंदर। बैटरी को चार्ज की जाती है और उसमें प्लस बैटरी के चार्जर से इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है और बैटरी को चार्ज भी करती है। अब ये पूरा का पूरा पैकेज एक चार्ज कंट्रोलर का कहलाता है, ठीक है। चार्ज कंट्रोलर का, चार्ज कंट्रोलर में ये दो चीज़ें होती हैं, जिसको आपका एमपीपीटी मॉड्यूल भी, एमपीपीटी एल्गोरिथम इज एम्बेडेड ऑन द मॉड्यूल। एमपीपीटी मॉड्यूल इसमें एम्बेड किया जाता है, एमपीपीटी मॉड्यूल में एमपीपीटी एल्गोरिथम एम्बेड किया जाता है। अच्छा, इसमें मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि आपकी सन के ज़रिए से जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो आपको यहाँ पे हासिल होती है चार्ज कंट्रोलर से। चार्ज कंट्रोलर पे इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर से हासिल होती है वो दो तारे होती हैं सोलर पैनल से जो निकलती हैं, पॉजिटिव की होती है और एक नेगेटिव की होती है। वो दो तारे लाके आप चार्ज कंट्रोलर में लगाते हैं। किसी ने देखा है चार्ज कंट्रोलर के टर्मिनल कितने होते हैं जिनमें तारे लगाई जाती हैं? जी जनाब। चार्ज कंट्रोलर के जो टर्मिनल होते हैं वो 6 होते हैं, जिनमें दो जो हैं वो सोलर पैनल से निकलने वाले लगते हैं, दो जो हैं वो बैटरी को जाते हैं, बैटरी कनेक्ट होती है उससे, ठीक है। ये बैटरी यहाँ पे लगी है, इसका मतलब बैटरी लगेगी, तो बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव आके चार्ज कंट्रोलर के दो में लगेंगे। बाकी बचे 6 में से दो गए पैनल के, दो गए बैटरी के, और दो जो रह गए वो लोड के होते हैं, डीसी लोड जो आप चार्ज कंट्रोलर से लाते हैं। तो आप अगर चार्ज कंट्रोलर किसी ने नहीं देखा हो तो मैं दिखा देता हूँ अभी।
चार्ज कंट्रोलर को हम देख रहे हैं। चार्ज कंट्रोलर चार्ज कंट्रोलर के हवाले से अगर हम बात करें तो चार्ज कंट्रोलर एक ऐसा कंट्रोलर होता है जिसके अंदर बैटरी की वायर्स भी आती हैं। इस तरह का होता है चार्ज कंट्रोलर। टर्मिनल देखें, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इसमें लगे हुए होते हैं कनेक्टर्स। तो 2 हो गए इसके सोलर के, देखें पॉजिटिव नेगेटिव सोलर के हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के हो गए और पॉजिटिव नेगेटिव लोड के हो गए जिससे ड्राइव किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरह के सोफिस्टिकेटेड लेवल के आपके चार्ज कंट्रोलर होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के एम्पेयर रीडिंग पे आते हैं। तो आपकी वो पावर जनरेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है वो आपकी सोलर के ज़रिए पैदा होगी। वो सोलर की तारें सोलर एरे में से निकल के यहाँ लगेगी, फर्दर बैटरी में लगाई जाएंगी, बैटरी की तारें यहाँ पे, और लोड डीसी का यहाँ पे चला सकता है। लोड डीसी का मतलब ये है कि डीसी की जो एलईडीज हो गए, डीसी के फैन हो गए, वो यहाँ से चलाए जा सकते हैं। और ख़ास तौर पे माइक किसी का खुला हुआ है तो मैं म्यूट कर रहा हूँ जनाब। तो आप यहाँ पे फर्दर अपना डीसी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डीसी लोड के हवाले से अगर हम बात करें तो डीसी लोड जो आपका होता है वो डीसी लोड आपका कन्वेंशनल तरह का जो घर का लोड है, जैसे मोबाइल चार्जर हो गया या जो हमारे मुख्तलिफ तरह के जो कन्वेंशनल लेवल के एसी लोड होते हैं वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। ठीक है, जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, पानी की मोटर हो गई, वो सब यहाँ पे नहीं लगा सकते एसी लोड। आपको डीसी लोड जो छोटे पैमाने के होते हैं, एलईडी लाइट हो गई और जो हमारे डीसी फैंस हो गए, वो सब यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक ये बात हो गई है तो हम दोबारा से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में हो? मैंने चार्ज कंट्रोलर आपको बता दिया कि चार्ज कंट्रोलर क्या होता है और उसके अंदर किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। तो फर्दर मोर हम आगे बात करते हैं कि सोलर एरे के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है हमारी, वो वोल्टेज डीसी की सूरत में हासिल होती है, दो तारों की सूरत में। चार्ज कंट्रोलर में इन होती है, बैटरी इसमें लाके कनेक्ट करते हैं हम, और बैटरी की जो तारें होती हैं वो भी डायरेक्टली इसमें आके लग जाती हैं, तो इससे बैटरी भी आपकी चार्ज होती है। ठीक है, और आप डीसी लोड को भी अपने चला सकते हैं। तो चार्ज कंट्रोलर के अंदर दो बहुत बेहतरीन लेवल के फीचर होते हैं। नंबर 1 कि इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर पैनल से आपको एरे के ज़रिए हासिल हो रही है वो एमपीपीटी मॉड्यूल ऑफ एल्गोरिथम इसमें एम्बेड होता है। एम्बेड का मतलब ये है कि देखें, सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होगी वो आपकी डायरेक्टली आपको बैटरी चार्ज करनी है। लेकिन ये याद रखें कि बैटरी चार्ज होती है 12.513 इन वोल्टेज, 13 वोल्ट पे बैटरी चार्ज होती है। लेकिन सोलर पैनल जो आपको सोलर एरे के ज़रिए से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो आपकी होती है, सोलर एरे से इलेक्ट्रिसिटी निकलने वाली उसके जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं वो बाज़ वक़्त 19 वोल्ट तक भी चले जाते हैं, 19-20 वोल्ट तक। तो 19 या 20 वोल्ट को आप 13 वोल्ट की मैक्सिमम से ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो वो बैटरी फूल जाएगी। तो ये रीज़न है कि आप जो है वो आप जो है इस तरीके से फुलफिलमेंट नहीं कर सकते रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसमें आपको करना ये होता है कि बीच में आप चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं। समझ रहे मेरी बात? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आप चार्ज कंट्रोलर के बगैर सोलर एरे से डायरेक्टली बिजली अपनी बैटरी चार्ज करेंगे तो वो बैटरी चार्ज नहीं हो सकेगी, बल्कि वो फट भी सकती है, ख़राब हो सकती है, फूल सकती है, उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसीलिए आप सोलर एरे के ज़रिए से अगर बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो आपको लाजमी उसमें चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। अच्छा, चार्ज कंट्रोलर के अंदर बाज़ औक़ात एमपीपीटी मॉड्यूल होता है, बाज़ औक़ात एमपीपीटी मॉड्यूल नहीं होता। अच्छा, एमपीपीटी मॉड्यूल करता क्या है? एमपीपीटी मॉड्यूल ये करता है, अब ज़रा इसकी साइंस को समझें। सोलर पैनल आपको दे रहा है 18 वोल्ट,
ठीक है। जब सूरज बहुत निकला हुआ है तो वो दे रहा है 18 वोल्ट, जब सूरज ज़रा कम निकला हुआ है तो वो दे रहा है 15 वोल्ट या 14 वोल्ट। और जब आपका अबर आलूद मौसम है तो सोलर पैनल से पे धूप नहीं पड़ रही, तो सोलर पैनल पे जब धूप नहीं पड़ रही, ये रेडियंस सन की नहीं आ रही है, तो ये इसके अंदर से जो वोल्टेज निकलेंगे वो बाज़ का 10 वोल्ट या 11 वोल्ट निकल रहे होंगे। 10 या 11 वोल्ट अगर आ रहे होंगे तो वो बैटरी को चार्ज अगर करने के लिए प्रोवाइड करेंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। अगर 14 वोल्ट 15 वोल्ट देंगे, यानी नॉमिनल सन निकला हुआ है बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो ये वोल्टेज भी बैटरी के लिए काफ़ी नहीं है। बैटरी को सिर्फ 12 या 13 वोल्ट चाहिए होते हैं। और अगर आपका सूरज जून जुलाई की, ये जो मई जून का जो सूरज निकलता है, आपको पता है इसमें गर्मी कितनी होती है, तो इसकी जो इरेडियंस जब सन की सोलर पैनल में पड़ती हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है वो आपकी 18 से 19 वोल्ट होगी, तो वो भी आप बैटरी को नहीं दे सकते चार्ज करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सोलर से 10 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट के दरमियान जो मुख्तलिफ लेवल के वोल्टेजेस मिल रहे हैं उसमें आप बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं इस बात को? तो बैटरी को सिर्फ और सिर्फ 13 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, इससे वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी को 13 वोल्ट दे सकते हैं। ठीक है। अब होता ये है कि आप के इस मुख्तलिफ तरह के सोलर एरे से निकलने वाले जो वोल्टेजेस जब एमपीपीटी को मिलते हैं तो वो आपके किसी भी लेवल के वोल्टेज को, जो कि 10 से 18 के दरमियान आ रहे होंगे, उसको नॉमिनल बना के 12.5-13 वोल्ट पे लेकर आएगा और उसे बैटरी को चार्ज कर देगा। ठीक है। चाहे 10 वोल्ट आ रहे हों या 10 से लेके 18 के दरमियान कोई भी वोल्टेज आ रहे हों, ठीक है, किस भी होते हैं बाज़ औक़ात, तो वो तमाम तर वोल्टेजेस जो एमपीपीटी के मॉड्यूल में आएंगे वो बैटरी को चार्ज करने के लिए पॉसिबल बनाएगा एमपीपीटी मॉड्यूल। ठीक है। अच्छा, इसमें एमपीपीटी की मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स होती हैं, जो कि पल्स विद मॉड्यूलेशन बेस होता है, हाई वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज लो करंट और लो वोल्टेज लो करंट। इस तरह की 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और मुख्तलिफ तरह की, जैसे बेस्ट टेक्निक जो एमपीपीटी मॉड्यूल की है वो पल्स विद मॉड्यूलेशन की है, तो ये इसलिए एल्गोरिथम की टर्म यूज़ की गई है। तो इसमें ये कोडिंग प्रोग्राम बिल्टन किया जाता है एमपीपीटी के मॉड्यूल के अंदर कि तुम एक बेहतरीन तरीके से वोल्टेजेस जो ज़्यादा या कम आ रहे हों लो सोलर एरे से और बैटरी को 12.5-13 वोल्ट पे चार्ज कर दो। तो ये काम होता है चार्ज कंट्रोलर का, और चार्ज कंट्रोलर से हम डीसी का लोड भी ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ तक हमने ये दो चीज़ें डिस्कस कर ली, सोलर एरे और चार्ज कंट्रोलर, जिसमें ये दो हिस्से थे। क्या यहाँ तक कोई बात या सवाल किसी के जहन में हो तो मुझसे पूछ लीजिए। सर ये जो हमारे पास सोलर प्लेट्स हैं, जैसे दिन में तो सूरज निकला हुआ होता है तो उस पर वोल्टेज हमें मिल रहे होते हैं, और अगर रात का वक्त हो और सूरज की रोशनी ना हो तो उस पे भी ये वोल्टेज जनरेट कर रहा होता है, या बिल्कुल जीरो वोल्ट होते हैं उस पे? जी, देखें, सोलर पैनल काम करता है सन इरेडियंस पे, सूरज की रोशनी पे। अगर सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो ये वोल्टेजेस पैदा नहीं करेंगे, इसका मतलब 0 वोल्ट आ रहे होंगे रात के दौरान। समझ ठीक है रहे हैं सर, इस बात थैंक यू। को? तो अच्छा, इसके अलावा एक टेक्निक आजकल बहुत चल रही है सोलर पैनल के हवाले से, जो कि रात में काम करने वाले सोलर पैनल भी इजाद हो रहे हैं, और इसके ऊपर 1 से 2 कंपनीज काम कर रही है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कि जब सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती दिन के वक्त, तो सोलर पैनल सॉरी दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी होती है तो सोलर पैनल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, सन इरेडियंस यानी लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सोलर पैनल का ये काम है। लेकिन जब सन इरेडियन ना हो, रात के वक्त में रोशनी नहीं होगी, धूप नहीं होगी, तो यह सोलर अरे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा कैसे? तो इस मुसीबत को, प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए 1 से 2 कंपनीज़ ने कुछ टेक्नोलॉजी इवॉल्व की है जो कि रात की रोशनी में काम करेंगे ऐसे सोलर पैनल्स। ठीक है। अब ये तो एक टेक्नोलॉजी है, फ़िलहाल मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर मैंने कुछ भी इसमें पढ़ा तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। दिन की रोशनी में सोलर पैनल तो काम कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको रात के वक्त इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हो तो आप किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू पावर सिस्टम, पावर जनरेशन सिस्टम, किस तरीके से रात के वक्त इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं? इसका क्या जवाब होगा किसी के जहन में?
सर सोलर सिस्टम में बैकअप रखना पड़ेगा सर। बैटरी जो कनेक्ट की हुई है सोलर से हमें बैकअप देगी। बैटरी जो कनेक्ट की हुई है, नहीं नहीं, वो तो बात अपनी जगह सही है। अगर मिसाल के तौर पे इसको इस तरह समझें, मैं जो हूँ इलेक्ट्रिसिटी दिन के औकात में तो हासिल कर रहा था, ठीक है, बैटरी, और दिन में जो है ना अबर आलूद मौसम था, बैटरी चार्ज ही नहीं हो सकी। अब रात के वक्त तो अंधेरा हो गया, अब मुझे रात के वक्त इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, और बैटरी भी चार्ज नहीं है। कोई इस बात का जवाब देगा? अकॉर्डिंग टू पावर जनरेशन सिस्टम, अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रात के वक्त, और सोलर पैनल तो रात के वक्त काम नहीं करता, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी रात के वक्त कैसे हासिल करूंगा? यही से सर। बैटरी से हासिल करेंगे सर। अच्छा, इसके दो जवाब है। जहाँ सोलर पैनल लगाया हुआ है इसका मतलब ये है जनाब कि मेरे पास कि इलेक्ट्रिक शायद नहीं है, इसलिए मैंने सोलर पैनल लगाया हुआ है। चलो लाइट भी गई हुई है ना, कि इलेक्ट्रिक की भी नहीं है उस वक्त। दूसरा, ये बैटरी मेरी चार्ज भी नहीं है, तो अब मैं इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकता हूँ अगर मैंने विंड मिल लगाई हुई हो। विंड टरबाइन समझते हैं? विंड टरबाइन, यस सर। विंड टरबाइन छोटे छोटे बाज़ औक़ात लोगों के यूनिट घर में लगे हुए होते हैं, कंपनीज में लगे हुए होते हैं, या इलाकों में लगे हुए होते हैं, लेकिन असल में इसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, इसलिए बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते, और ये एक बड़े यूनिट के ऊपर ही आ सकता है, ठीक है। तो ये वजह है कि लेकिन एक रिन्यूएबल सोर्स है विंड की, क्योंकि हवा अमूमन आपकी रुकती नहीं है, बहुत ज़्यादा रेयर हो, हब्स हो तो उस दौरान हवा रुक जाती है, लेकिन अमूमन 24 आवर्स हवा आपकी चल रही होती है। विंड इज अवेलेबल टू यू इन 24 आवर्स 7 डेज ऑफ वीक। तो ये वजह है कि रात के वक्त अगर आपने दो कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है, दिन के वक्त तो आपको विंड मिलेगी मिलेगी और रात को भी मिलेगी, लेकिन सोलर सिर्फ आपको दिन में मिल सकती है। लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी अब इवॉल्व हो रही हैं कि रात के वक्त भी सोलर पैनल इस तरह की सोफिस्टिकेटेड टाइप की डेवलप हो रहे हैं, जो कि रात के वक्त भी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकेंगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी पाइपलाइन में है। फर्दर मोर, यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है? हमने इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से किस तरह प्रोड्यूस होती है, सोलर एरे से, और चार्ज कंट्रोलर को हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, चार्ज कंट्रोलर में ऐसा क्या काम होता है, और चार्ज कंट्रोलर से बैटरी कैसे चार्ज होती है, ये 4-5 बातें हमने डिस्कस करी हैं डीसी जनरेशन के हवाले से, जो कि पावर सिस्टम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको? सोलर से कैसे बिजली पैदा होती है, चार्ज कंट्रोलर को देके कैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं। कोई सवाल किसी के जहन में हो तो डिस्कस कर लें, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। कोई भी सवाल किसी के जहन में नहीं है? ओके, तो अब यहाँ पे गौर करें कि जब एमपीपीटी मॉड्यूल के ज़रिए से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आके बैटरी को चार्ज करती है, तो उसके बाद ये चार्ज कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो आपको हासिल होती है ना, वो डीसी की होती है। बैटरी आपको डीसी की अप्लायंसेस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन क्या मैं बैटरी से 220 वोल्ट एसी का पंखा चला सकता हूँ या नहीं डायरेक्टली? नो सर, उसके नो लिए सर। इन्वर्टर यूज करेगा। जी जनाब, बिल्कुल यही जवाब है इसका। तो इसीलिए अगर बाज़ औक़ात घरों में जिन बच्चों को आइडिया है वो बिल्कुल इसका जवाब दे रहे हैं कि अगर मुझे 220 वोल्ट का एक एसी फ़ैन चलाना है तो वो मुझे एक इन्वर्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी तो मुझे डीसी देगी। तो डीसी से मैं इन्वर्ट करूँगा डीसी टू एसी करके, जो कि मुझे डीसी वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेगा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इन्वर्टर के सर्किट के ज़रिए से। अब ये डिपेंड करता है कि आप 3 फेस का लोड चला रहे हैं या सिंगल फेस का लोड चला रहे हैं। सिंगल फेस का लोड चला रहे हैं तो सिंगल फेस का इन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा आपने। अगर आप 3 फेस का लोड चला रहे हैं तो 3 फेस का इन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो कैटेगरी थी बीच में जो मैंने इन्वर्टर की कैटेगराइजेशन में भी आपको बता दिया। डीसी टू एसी जब आप कन्वर्ट कर लेंगे बैटरी के वोल्टेज को एसी में, तो एसी के लोड को फिर आप 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के ऊपर चला पाएंगे। तो ये एक साइंस है इलेक्ट्रिसिटी डीसी में पैदा करके एसी के लोड को चलाने की, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सोलर पैनल से जो बिजली पैदा होती है वो डायरेक्टली लेके डीसी के आप क्या इन्वर्टर को दे सकते हैं डीसी में चार्ज कंट्रोलर को कनेक्ट करे बगैर?
ये सवाल भी है एक। क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। जी जी आप बोलें, पूछें। जी जी पूछें। कोई सवाल किसी के ध्यान में हो, वरना मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था सर? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मैं सोलर एरे से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है डीसी की, वो डायरेक्टली लेकर मैं चार्ज कंट्रोलर के बगैर डीसी इन्वर्टर टू एसी को दे सकता हूँ? नो सर। सर दे तो सकते हैं, बट ये है कि जैसे आपने बताया चार्ज कंट्रोलर जो है आपको एक एक्यूरेट वोल्टेज निकाल के दे रहा है। इसी तरह से जब वो आगे जा रहे हैं वोल्टेज, तो आपका वोल्टेज मेंटेन रहते हैं। अगर हम डायरेक्ट सोलर पैनल से देंगे उसे, तो वोल्टेज में भी वेरी करते रहते हैं, अप डाउन। तो मे बी पॉसिबल एसी वोल्टेज के ऊपर भी उसका डिफरेंस आए। बिल्कुल जनाब, इसका ये जवाब बिल्कुल सही है, और ये दो बातें जो इसमें आपने बताई हैं वो बिल्कुल सही है। मैं रिपीट करता हूँ ये दोनों बातों को, लेकिन इन्होंने बहुत बेहतरीन बात बताई, वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल सोलर एरे से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो हम अगर चार्ज कंट्रोलर के बगैर ही यहाँ दे देंगे तो इसके दो चीज़ें हो सकती हैं, दो नुकसान कह लें। एक तो उससे बैटरी चार्ज नहीं होगी, दूसरा ये है कि आप अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो अगर इसमें 18 वोल्ट आ रहे होंगे तो उसको 18 मिल जाएंगे, और अगर इसमें 10 वोल्ट आ रहे होंगे तो उसको 10 मिल जाएंगे। तो ये वोल्टेज का अप डाउन लगा रहेगा, जिसकी वजह से इन्वर्टर एक सस्टेनेबल डीसी वोल्टेज को हासिल नहीं कर सकेगा। स्विचिंग फ्लक्चुएशन होने लग जाएगी, इसके स्विच खराब हो जाएंगे, और आपको एक सस्टेनेबल लेवल का जो कहते हैं एसी वोल्टेज वो हासिल नहीं होगा। तो ये वजह है कि हम यहाँ पर चार्ज कंट्रोलर को लगाते हैं। तो चार्ज कंट्रोलर यहाँ पे दो काम करता है, जिस तरीके से भी एक स्टूडेंट ने बताया, बिल्कुल बेहतरीन जवाब था उसको, कि वो बैटरी चार्ज करने का एक तो, और दूसरा सस्टेनेबल आपको डीसी पावर सप्लाई या डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, जो कि इन्वर्टर को चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करता है। वो 12 वोल्ट हो लेट से, वेरिएबल डीसी वोल्टेज के ऊपर ये ख़राब हो जाएगा। इसीलिए चार्ज कंट्रोलर से ही आपने हासिल करना है, या बैटरी से ही आपको डीसी वोल्ट हासिल करके एसी इन्वर्ट करके एसी लोड चलाना है। ठीक है, यहाँ तक ये बात अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं कोई सवाल किसी के जहन में हो तो मुझसे पूछ लीजिए। क्लियर है सर। सर अच्छा, आगे इसमें मजीद हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आखिर का एक रह गया है, तो ये है कि अगर आपको डीसी से एसी लोड चलाना है तो वो ये वे आउट हो सकता है उसका, और हो भी रहा है। पावर जनरेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि अगर आपको डीसी वोल्ट जो आप पैदा कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, और आपको डीसी लोड ही चलाना है, लेकिन वो डीसी लोड मुख्तलिफ लेवल का है, समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप डायरेक्टली चलाना चाहते हैं, अपने लैपटॉप को चार्ज करना चाहते हैं। अब लैपटॉप के जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो 18 से 19 वोल्ट होते हैं, और बैटरी के वोल्ट कितने होते हैं? 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट से 18 वोल्ट आप ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? उसके लिए आपको डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3 तरह के चॉपर सर्किट्स होते हैं, इसके नाम बताएं कोई। अच्छा, चॉपर सर्किट्स क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। चॉपर सर्किट्स वो होते हैं जो डीसी वोल्टेज लेकर पर्टिकुलर डीसी वोल्टेज लोड को प्रोवाइड करते हैं। वो सर्किट चॉपर सर्किट कहलाते हैं, जो डीसी को चॉप करते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे, ये चॉपर सर्किट कहलाते हैं। अच्छा, ये काम एसी में भी होता है, एसी में ये काम ट्रांसफार्मर करते हैं। इसको इस तरह समझें कि अगर आपको 132 kV मिल रहा है और आपको घर के अंदर 220 वोल्ट चलाना है लोड एसी का, तो जाहिर सी बात है कि आप ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपके 120 के वोल्ट को 11 kV में ट्रांसफॉर्म करेगा, 11 kV को फिर स्टेप डाउन करेगा, फिर आपको आखिर में जाके 220 वोल्ट मिल जाएंगे। तो ये आपको एक हायर लेवल के वोल्टेज अगर मिले और आपको लोअर लेवल का लोड चलाना हो, तो उस मकसद के लिए आप ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हैं डीसी के अंदर। ठीक है, कन्वर्टर को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से डीसी के अंदर अगर आपको वोल्टेज कम मिल रहे हैं और आपको ज़्यादा डीसी का वोल्टेज का लोड चलाना है, तो उसके लिए आप चॉपर सर्किट को इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको
कम वोल्टेज मिल रहे हैं और ज़्यादा का चलाना है तो तब भी चॉपर सर्किट चलेगा, और अगर आपको ज़्यादा वोल्ट मिल रहे हैं और आपको कम वोल्ट का डीसी लोड चलाना है तो उसके लिए भी चॉपर सर्किट को इस्तेमाल करना होगा। तो सवाल ये था मेरा कि चॉपर सर्किट कितने किस्म के होते हैं, क्या होते हैं ये तो मैंने बता दिया, लेकिन कितने किस्म के होते हैं ये पूछ रहा था मैं। एनीवन हैव आइडिया अबाउट द चॉपर सर्किट टाइप और नेम्स? 3 तरह के होते हैं चॉपर सर्किट, 3 तरह के होते हैं। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ। चॉपर सर्किट 3 तरह के होते हैं। एक होता है बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर वो होता है कि अगर आपको डीसी वोल्ट मिले ज़्यादा और आपको चाहिए हो कम, जैसे आपके 12 वोल्ट मिल रहे हैं लेकिन आपके मोबाइल को चार्ज करना है आपने 5 वोल्ट पे, तो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट के अंदर जो चॉपर सर्किट ज़्यादा से कम में ट्रांसफॉर्म करेगा उस कन्वर्टर को बक कन्वर्टर कहते हैं। जो आपके ज़्यादा वोल्ट डीसी को कम वोल्ट डीसी में ट्रांसफॉर्म करता है उसे कहते हैं बक कन्वर्टर। समझ रहे हैं ना? 12 वोल्ट की बैटरी है लेकिन उसे चार्ज करना है 5 वोल्ट के मोबाइल को चार्ज करना है, तो आप इस्तेमाल करेंगे बक कन्वर्टर जो कि आपके 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में ट्रांसफॉर्म करेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को? जी सर क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद अगला नाम है जी बूस्ट कन्वर्टर का। मिसाल के तौर पे आपको बैटरी दे रही है 12 वोल्ट, लेकिन 12 वोल्ट के बाद आपको अपना लैपटॉप चार्ज करना है डीसी का जो कि 18 से 19 वोल्ट पे चार्ज होता है। तो क्या 12 वोल्ट की बैटरी 18 वोल्ट के लैपटॉप को चला देगी डायरेक्टली? तो इसका जवाब है नहीं चला सकती। तो आपको इस्तेमाल करना होगा डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर। ये चॉपर सर्किट की दूसरी टाइप होती है। बक कन्वर्टर होता है दूसरा, बूस्ट कन्वर्टर। बूस्ट कन्वर्टर क्या करता है कि अगर आपके बैटरी के लेवल ऑफ वोल्टेज कम हो और आपको डीसी का वोल्ट ज़्यादा चलाना हो तो आप क्या करते हैं, डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि वोल्टेज आपके एक डीसी लेवल से दूसरे डीसी लेवल में कन्वर्ट करता है। क्या बूस्ट कन्वर्टर क्लियर है भाई जो मैंने बताया आप लोगों को? जी सर। यस सर। जी सर। तीसरी टाइप का जो कन्वर्टर होता है वो आपका बक बूस्ट कन्वर्टर होता है। वो क्या होता है, बाज़ औक़ात आपके सप्लाई जो निकल रही होती है आ रही होती है वो कम ज़्यादा हो रही होती है। समझ रहे हैं? कम ज़्यादा मतलब कभी वो 10 हो गई, कभी 12 हो गई, कभी वो 14 हो गई, तो 10 12 14 10 12 14 10 12 14 इसमें आगे पीछे चल रही होती है। अब होगा ये कि अगर आपका एक लोड जो कि कांस्टेंट वोल्टेज पे चलता है, मिसाल के तौर पे लगा लें 14 वोल्ट के ऊपर, लेकिन पीछे से वोल्टेज 10 12 14 10 12 14 आगे पीछे होते जा रहे हैं, लेकिन आपको चलाना है लोड 12 वोल्ट का लेट से और पीछे से वोल्टेज कांस्टेंट नहीं आ पा रहे, तो आप इस्तेमाल करते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन। तो वो करता ये है कि आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज निकाल कर देता है। अगर ज़्यादा वोल्ट आए तो कम कर देगा, कम वोल्ट आए तो ज़्यादा कर देगा, लेकिन देगा 12। तो वो काम करता है बक बूस्ट कन्वर्टर। तो डीसी टू डीसी चॉपर सर्किट 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और आखिर का क्या नाम था उसका? बक बूस्ट कन्वर्टर। बक बूस्ट कन्वर्टर। बक बूस्ट कन्वर्टर जनाब। तो ये 3 तरह के सर्किट्स होते हैं। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ बूस्ट कन्वर्टर लगा हुआ है। तो बूस्ट कन्वर्टर क्या करेगा यहाँ पे? वोल्टेज अप करके देगा। बढ़ा के देगा, वोल्टेज बढ़ा के देगा। बढ़ा के देगा। वोल्टेज बढ़ा के देगा। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाएगा क्यों? बैटरी से 12 वोल्ट निकल रहे होंगे और मुझे मिसाल के तौर पे लैपटॉप को 18 वोल्ट पे चार्ज करना है, तो 12 से 18 के अंदर वोल्टेज ट्रांसफॉर्म अगर मुझे करना है तो मैं बूस्ट कन्वर्टर को इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, ये काम कैसे करता है? इनकी किट देखिएगा कभी आप, तो आपको उससे अंदाज़ा होगा। इनकी किट्स होती हैं जो कि आती हैं, मैं वो दिखा देता हूँ थोड़ा आपको, उससे आइडिया हो जाएगा। लेस देन अ मिनट हमारे पास रह गया है। तो इनमें ना वैरिक होते हैं, वैरिक एडजस्टेबल्स होते हैं। तो ये एडजस्टेबल एडजस्ट किए जाते हैं और आपके वोल्टेज सस्टेन करते हैं। यहाँ पे कोई किट नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो इसकी डिस्कशन हम ये है एडजस्टेबल इसका ना। तो इसका एडजस्टेबल है, इसको कम ज़्यादा करते हैं, उससे वोल्टेज आपको यहाँ पे हासिल हो जाते हैं। तो ये एडजस्टेबल इसलिए लगाए जाते हैं। इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इंशाल्लाह कर लेंगे।
अभी फ़िलहाल सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। बाकी डिस्कशन हम अपनी आज मगरिब के बाद सेशन दोबारा कंटिन्यू करेंगे या फिर असर से पहले, तो मैं टाइम आपको बता दूंगा, तो एक क्लास अगेन हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने आज डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी जनरेटर का, और हमने इसके हवाले से कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। कोई क्वेरी हो आपकी तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा।